फाइनली हम आ गए अपने लास्ट लेक्चर ऑफ एसएचएम पे। हमने अभी तक बच्चों क्या पढ़ लिया है? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एनर्जीज इनके ग्राफ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम इन फ्लूइड्स, एसएचएम इन ग्रेविटेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे, और बात किस पे करने वाले हैं इस बार इस लेक्चर में? हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स पे। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में क्या होता है कि जब एक एसएचएम दूसरे एसएचएम वाले पार्टिकल को जोड़ा जाता है और उनके रिजल्टेंट एसएचएम का जो आंसर आता है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर एग्जांपल लिए जाए और दो एसएचएम को जोड़ने की कोशिश की जाए, फॉर एग्जांपल दो एसएचएम ले रहा हूं, एक एसएचएम है x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और एक दूसरा एसएचएम ले लेते हैं जिसका नाम है x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने इन दोनों एसएचएम में क्या क्या चीजों का अंतर रखा है। जो पहला अंतर है वो ये है कि दोनों एसएचएम्स का एम्पलीट्यूड अलग है। एक का एम्पलीट्यूड क्या लिया मैंने a1 और एक का एम्पलीट्यूड क्या लिया मैंने a2। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमने दोनों का ओमेगा सेम रखा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों के बीच में पहले से एक फेज डिफरेंस लेके रखा हुआ है। वो फेज डिफरेंस कितने का है बच्चों? 5 का। तो मतलब मैं किनका कॉम्बिनेशन बता रहा हूं? दो एसएचएम का जिनके एम्पलीट्यूड्स हैं a1 एंड a2 एंड हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 5। क्लियर? ओके, तो अगर आपको कभी भी दो एसएचएम को जोड़ के एक रिजल्टेंट एसएचएम बनाना है तो क्या होना चाहिए? एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल। तो एक का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? x1, और एक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2। तो रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए x1 प्लस x2। थोड़ा मैथमेटिक्स को यूज करते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर x1 की जगह मैं लिखूं a1 sin ओमेगा t और x2 की जगह लिखूं a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब हमको इसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स को यूज करके और एक रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन बनानी है। कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहां पर आंसर आएगा a1 sin ओमेगा t, और मैं साइन की एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, sin a प्लस b। sin a प्लस b कैन बी रिटन एज sin a cos b प्लस cos a sin b। करेक्ट? क्या ये बन जाएगा मेरे पास आंसर? अब अगर इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा जाए और a2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अगर a2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा t sin 5। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। अब अगर मैं इस वाले दोनों में sin ओमेगा t को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? a1 प्लस a2 cos 5 और ब्रैकेट क्लोज्ड sin ओमेगा t को मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों से। किसको कॉमन ले लिया बच्चों? sin ओमेगा t को। और चलिए उसमें cos ओमेगा t को अलग कर देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें बन जाएगा a2 sin 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा या बगल में आ जाएगा cos ओमेगा t। इस टर्म को अगर नाम दे दें a एज अ होल और इस टर्म को नाम दे दें b एज अ होल, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, और अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कर देते हैं इसके नीचे, तो यहां पर रिजल्ट बन जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों देखिएगा मैंने a क्या लिखा है, a पूरा टर्म है और b a पूरा टर्म है। चलिए बगल में क्या आएगा? sin ओमेगा t, और साथ ही साथ b के नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां बेटा b है तो b के नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा बच्चों? cos ओमेगा t। अगर एक ट्राइंगल यूज किया जाए मैथमेटिकली, एक ट्राइंगल यूज किया जाए, यहां अगर कुछ भी लिख देते हैं थीटा, सामने लिख देते हैं b, यहां लिख देते हैं a, तो अपने आप से ये किसके बराबर हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से बच्चा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या मैं इस टर्म को, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस टर्म को cos थीटा लिख सकता हूं? है ना? बिल्कुल सही। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं बच्चों? cos थीटा। बगल में क्या आएगा?
साइन ओमेगा टी। और क्या मैं इस टर्म को फिर से ट्रायंगल को देखिए अच्छी तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, साइन थीटा आएगा। और बगल में क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज्ड, भाग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो साइन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उस साइन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cos A sin B plus sin A cos B can be again written as sin of A plus B। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये किसके बराबर बन जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक करते हैं इसको, तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर है, और अंदर बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ सी प्लस डी। तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और थीटा का है आपको पता है, क्या मैं थीटा को पहले से लिख सकता हूं कि टेन थीटा इज नथिंग बट बी बाई, और बच्चों बी की वैल्यू क्या है, a2 sin फाइव अपॉन ए की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a2 cos फाइव, करेक्ट। तो ये आपका बन गया टेन थीटा या सिंपल थीटा का फॉर्मूला, और जो रिजल्टेंट आया वो एक एसएचएम वापस से आया। अब ये बताइए कि जो रिजल्टेंट आया उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या आया। सबका दिमाग होना चाहिए पहले कि जो भी रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है, स्टार्ट किया था हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और फाइनली हम एक एसएचएम की तरफ ही पहुंच गए। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है वो वापस से एक एसएचएम की इक्वेशन आ रही है, और उस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फेज है थीटा, फाइ नहीं, क्या आ चुका है, थीटा। और थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। फाइ क्या था, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो जब भी दो एसएचएम जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी एसएचएम आ रहा है, और जिसका एम्पलीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा जल्दी से अपने कॉपी पेन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव आएगा, और यहां पे कितना आएगा, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव। तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव मिलके वापस से a2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और जब इस टर्म को मैं खींचूंगा या इस टर्म को मैं समझाऊंगा तो ये पूरा मिलाकर के आता है बच्चों अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, दिस इज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। क्या है बच्चों, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि अगर आपको दो एसएचएम दे दिए जाए जिनके एम्पलीट्यूड्स a1 और a2 है और जिनके बीच का फेज डिफरेंस फाइ है, पूछा जा सकता है कि जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसका क्या एम्पलीट्यूड आएगा। तो उसका एम्पलीट्यूड का आंसर याद रख सकते हैं, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, क्या बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, थोड़ी सी बात को और डिफरेंट करते हैं। हमें रिजल्ट तो मिल चुका है, किसका, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट मिल चुका है, और साथ साथ हमें थीटा मिल चुका है जिसको हम tan थीटा को लिख चुके हैं। अब इतना बड़ा प्रोसेस हम एग्जाम में जाके थोड़ा ना करेंगे, तो एग्जाम के हिसाब से हमारे पास एक सिंपल सा मेथड और है, इसको जरा नोट करिए फटाफट। मैं आपको एग्जाम के हिसाब से एक मेथड बताता हूं, नोट करिए इसको, किया, ओके। तो एग्जाम के हिसाब से अगर आगे बात की जाए तो हम लोग एक तरीका यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फेजर मेथड। बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्या होता है फेजर मेथड, और ये दोनों आंसर मैं डायरेक्टली निकालूंगा बाय यूजिंग फेजर मेथड। अब व्हाट इज फेजर मेथड, फेजर मेथड क्या होता है, फेज प्लस वेक्टर। फेजर, फेज को किस में जोड़ दो बच्चों, वेक्टर में। तो अगर फेज को वेक्टर में जोड़ते हैं तो मेथड का नाम हो जाता है फेजर मेथड। अब अगर फेजर मेथड में देखा जाए तो हम लोग अपने फेज को एंगल की तरह ट्रीट करते हैं और एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। फेज को एंगल की तरह और एम्पलीट्यूड, फेज को, दोबारा बोलो, फेज को एंगल की तरह और एम्पलीट्यूड्स को किसकी तरह, वेक्टर की तरह करते हैं। चलो तो ऐसे यूज करते हैं कि a1 वेक्टर हमने यहां बना दिया और a2, फिर से मैंने बोला a1 और a2 को मैं वेक्टर बना चुका हूं, और इन दोनों के बीच के एंगल को मैंने फेज से रिप्रेजेंट कर दिया। अब खुद सोचिए कि इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आना चाहिए, खुद से सोचिए बच्चों, इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम सॉल्व करें
बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन मेथड, बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन मेथड। अगर इसका रिजल्टेंट निकालें तो हमें पता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ओके, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। क्लियर है मेरी बात बच्चों? कैसे निकाला? वेक्टर के रिजल्टेंट से। लगाया कहां? फेज में। लगाया कहां? एम्पलीट्यूड्स में। इसलिए ध्यान से वाली बात रखिएगा अपने दिमाग में कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप वेक्टर वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। और घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, आप वो tan थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो a1 वेक्टर ये ना, a2 को ऐसे लाके रखिए कि a2 का पैर a1 के सर पे आ जाए, a2 का पैर a1 के किस पे आ जाए? सर पे आ जाए। ऐसे करते थे ट्रायंगल लॉ। अब जो रिजल्टेंट आएगा वही तो a नेट कहलाता है। क्या है बच्चों? a नेट आया। अब ये जो एंगल है यही वो एंगल है जिसको आप थीटा बोलते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आया जितने फेस पे आया उसको आप लोग क्या नाम देंगे? a नेट। चलिए a नेट निकालने के क्या किया जाएगा? यहां एंगल कौन सा आ जाएगा? फाइ। तो अगर इसको इधर सरकाएंगे तो यहां भी क्या आएगा? फाइ। अगर ऐसे दो लाइनें खींचो, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये a2 है, a2 का बच्चों क्या हो जाएगा? a2 का cos phi। और ये कितना हो जाएगा? a2 का sin phi। जरा बच्चों जल्दी से बताओ tan थीटा क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों बेस की लंबाई कितनी हो गई? a1 प्लस a2 cos phi। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना? तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या बना? जल्दी आप लोग बताएंगे क्या बना? बिल्कुल करेक्ट। कितना? a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। क्या बच्चों ये वाली बात समझ में आई? तो हमने क्या किया? दो एसएचएम को जोड़ने का एक नया तरीका सीखा। तरीके का नाम है फेजर मेथड। एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर की तरह यूज किया और फेज को एंगल की तरह यूज किया, दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में, है ना? अब अगर कल के दिन तीन एसएचएम को जोड़ने का क्वेश्चन बन जाए, उन्होंने क्या बोला कि एक 3 है एम्पलीट्यूड, दूसरे का 4 है और तीसरे का 5 है। और मान लीजिए उन्होंने तीनों के बीच में आपको एंगल दे दिए कि एक का फेज ये है, एक का फेज वो है, एक का फेज है, कुछ भी है ना? कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे केस में आपको आंसर कैसे निकालना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर की तरह डंडे बनाने, और जैसे वेक्टर के डंडे बनते हैं हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते थे, वैसे ही वेक्टर का क्या करना पड़ेगा? बेसिक एडिशन, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके आंसर तैयार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मेथड डिसाइड करवाएगा कि आपसे वो 3 वाला क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, है ना? ओके, थोड़ा एसएचएम में और आगे बात करते हैं। इसी में कॉम्बिनेशन में एक छोटा प्रकार का कॉम्बिनेशन और है, डायरेक्टली बताता हूं, बहुत आसान सी चीज है। कभी कभी ओमेगा अलग ना दे करके, हमने अभी क्या किया था? ओमेगा अलग लिया था। ओमेगा अलग ना देके बोलता है कि एक एसएचएम का टाइम पीरियड है t1 और दूसरे एसएचएम का टाइम पीरियड है t2। बताइए कि रिजल्टेंट एसएचएम का क्या टाइम पीरियड आएगा? जो भी रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? अभी हमने क्या किया था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात की थी और ओमेगा सेम रखे थे। मान लीजिए मैं ओमेगा अलग कर देता या टाइम पीरियड अलग कर देता, एक का आंसर देता 3, एक का आंसर देता 4, एक का टाइम पीरियड 3 सेकंड, एक का टाइम पीरियड 4 सेकंड। बोला बताओ रिजल्टेंट का टाइम पीरियड क्या आएगा? तो ऐसे केस में रिजल्टेंट टाइम पीरियड आपका होता है एलसीएम ऑफ द टू टाइम पीरियड्स। क्या होता है बच्चों? एलसीएम, लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ टू टाइम पीरियड्स t1 एंड t2। तो बच्चों अगर मैं बोलता एक का टाइम पीरियड 3 और एक का टाइम पीरियड 4, तो 3 और 4 का टाइम एलसीएम कितना था बच्चों? 12। तो मतलब क्या आंसर आता? 12 सेकेंड विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द टू एसएचएम्स। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बातें है ना? तो अगर आपको दो एसएचएम मिल रहे हैं और दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है, तो आप उनका एलसीएम निकाले, आपको रिजल्टेंट का टाइम पीरियड तैयार। 3 होते तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सब वही है। 3 होते तो तीनों का आप टाइम पीरियड का एलसीएम निकालते और अपना आंसर तैयार कर देते। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं फटाक से ना, जैसे मान लीजिए 2, एक का टाइम पीरियड लीजिए 4 और एक का टाइम पीरियड लीजिए 8। पूछा क्या होगा इसका आंसर? रिजल्टेंट का आंसर तो आप जानते हैं 2, 4, 8 का एलसीएम 8 ही है। इसका मतलब 8 सेकंड ही आपका फाइनल आंसर होगा ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। रिजल्टेंट एसएचएम का ये टाइम पीरियड आएगा। तो बच्चों आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम करना है। पहले केस में हमने एम्पलीट्यूड्स को अलग अलग रखा था और फेज को रखा था 5, लेकिन ओमेगा सेम था। और दूसरे में मैंने एक सिंपल सी थ्योरी बताई कि अगर वो टाइम पीरियड्स अलग दे दे तो आप उसका एलसीएम निकाल के अपना रिजल्टेंट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। करेक्ट? ओके, तो यहां पर हम खत्म करते हैं अपने टॉपिक एसएचएम को।
ओके, जितना भी मैंने पढ़ाया पूरा वीडियो सारे एक बार अच्छी तरीके से देखिए। जो भी डाउट्स आए आप कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, उनका रिप्लाई आएगा आपके पास। अच्छी तरीके से पढ़िएगा एसएचएम चैप्टर। हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।